Good evening, guys. Good evening. Good evening. So I am audible, yes or no? ग्रेट. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के लिए, और आज का हमारा रिवीजन लेक्चर है इज अबाउट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का स्पेसिफिकली हम लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने वाले हैं, जो यूजुअली यूज होता है हमारे एबीडी टेस्ट में। जो भी हमारी एबीडी टेस्ट है 12th स्टैंडर्ड की, वहाँ पे आपको यूज होगा। और ऑब्वियसली जब एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, उस एक्सटर्नल एग्जाम में भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आते हैं। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसकी पढ़ाई किया तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फटाफट से क्विक रिवीजन के लिए जाते हैं, और सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो। इफ आप मेरे साथ हो तो चार्ट बॉक्स के ऊपर डन करके ऐसे कमेंट करना, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हो। यस यस, ग्रेट ग्रेट। ओके, फटाफट से 30 मिनट्स में सेशन खत्म हो जाएगा, और हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे, तो कल का आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव वाला। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, गुड। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपने थोड़ा सा पढ़ाई तो किया रहेगा अबाउट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो ऑब्वियसली तो फाइनल अकाउंट होता क्या है? तो फाइनल अकाउंट ये होता है जो लास्ट में सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और इस फाइनल अकाउंट में कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? तो यहाँ पे हम लोग टोटल 4 लेजर अकाउंट बनाते हैं। सो पहला लेजर अकाउंट कमेंट बॉक्स में करना, पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? सो फर्स्ट अकाउंट विल बी ट्रेडिंग, सेकंड अकाउंट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, एंड चौथा अकाउंट है आपका बैलेंस शीट, राइट। ऐसे टोटल 4 लेजर अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो ये तो बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करते करते सब कुछ पता ही है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीज़ें यू नो वेरी वेल। बट ऐसे कुछ एडजस्टमेंट है जो थ्योरेटिकल पार्ट रीड करने के बाद ही उस एमसीक्यू का आप आंसर दे सकते हो, राइट। तो हम लोग देखते हैं कौन से ऐसे एमसीक्यूज है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमारे एग्जाम में कवर होता है। तो नॉर्मली कोई भी पर्सन कलेक्टिवली कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। द पर्सन हु फॉर्म एंड मैनेज द पार्टनरशिप, मैनेज द पार्टनरशिप, उसको हम लोग कौन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग फर्म कहते हैं। अ पर्सन हु इन अ पार्टनरशिप फर्म में जो पर्सन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस पर्सन्स को हम लोग कहते हैं पार्टनर्स। और कलेक्टिवली जो सारे पार्टनर जो एक साथ आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म और ये पार्टनर्स। सर पार्टनरशिप फर्म क्या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस करता है क्या? तो नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करता है ट्रेडिंग बिजनेस। अभी ट्रेडिंग बिजनेस में सब आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया, या फिनिश गुड्स बाय करेगा, फिनिश गुड्स सेल करेगा, या सर्विस प्रोवाइड करेगा टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म का मेन इंटेंशन होता है टू अर्न द प्रॉफिट, ओके। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एनपीओ नहीं है। इनका मेन इंटेंशन जो होगा, जो सारे पार्टनर एक साथ आके जो बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, ओके, वो जो करने वाले हैं उसका मेन मोटिव होगा टू अर्न द प्रॉफिट, ओके। उसके बाद सर पार्टनरशिप फर्म ये रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है क्या? पार्टनरशिप फर्म ये रजिस्टर्ड होना नहीं, इट्स ऑप्शनल। इन महाराष्ट्र पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करना है क्या नहीं करना है, ये क्या बेटा? ऑप्शनल है इंडिया में, राइट। बट सर आपने समझो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड कर दिया, उसका प्रोसेस का नाम एंटर किया, तो उसको उस रजिस्ट्रार को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होते हैं वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप उसको कहा जाता है। पर पार्टनरशिप बिजनेस जो आपको करना होता है, बिजनेस कैसे करना होता है? तो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस करना होता है वो ऑलवेज कैसे करना होता है बेटा? लॉफुल बिजनेस। इलीगल बिजनेस इज नॉट अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म। जो इलीगल बिजनेस होते हैं वो इलीगल बिजनेस आप पार्टनरशिप फर्म में नहीं कर सकते, ओके। जो भी बिजनेस आपको करना होगा वो कौन सा बिजनेस होगा बेटा? लीगल बिजनेस होगा, ओके। कौन सा बिजनेस होगा? लीगल बिजनेस होगा, ओके। एक मिनट, 2 मिनट देना जस्ट यहाँ पे। डन, चलो नेक्स्ट।
जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर करता है उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? जो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में ये होता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लायबिलिटी कैसे होगा उसके बारे में सब लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा होता है, कौन से टाइप का बिजनेस होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सारी चीज़ें जिस एग्रीमेंट में लिखी होती है उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देन सर ये पार्टनरशिप एक्ट जो होता है वो पार्टनरशिप एक्ट का ईयर आपको याद रखना है। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये आपका ईयर है, राइट? पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट से आपकी पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। और सर जो प्रपोर्शन से प्रॉफिट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। जिस प्रपोर्शन से जो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे उस प्रपोर्शन को, उस रेशो को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहेंगे। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो हमारे पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड होता है। मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी होती है। ये पार्टनरशिप डीड में समझो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्पेसिफाई नहीं रहेगा, आपकी पार्टनरशिप से डीड साइलेंट है, इज अबाउट PSR, तो उस केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगा? उस केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बेटा इक्वल। इफ द PSR, if your agreement is silent, if no provision in a partnership agreement about the ratio, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। सर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर कैसी होती है? इफ समझो आपने 1932 के एक्ट के हिसाब से कोई भी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड किया रहेगा तो उसकी जो लायबिलिटी होती है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ऐसे होता है कि समझो आपका एसेट ये कम, बिजनेस में एसेट कम है, लायबिलिटी होगी ज़्यादा, आपको बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ा, तो उस केस में आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके सारी रिकवरी की जाएगी, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ओके, इफ लायबिलिटी आप इनकैपेबल हो बिजनेस के लायबिलिटी पे करने के लिए, उस केस में आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके सारे लायबिलिटी को पे किया जाएगा, इसलिए उस लायबिलिटी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, दो टाइप की लायबिलिटी होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट? जो कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। उसके बाद द पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, बट जॉइंट एंड सेवरल होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट एंड सेवरल? इसका मतलब क्या होता है ये नहीं समझा मुझे। जॉइंट और सेवरल का मतलब क्या होता है? सर जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये होता है कि समझो हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, ऐसे टोटल 3 पार्टनर है, राइट? ए, बी एंड सी। उसमें से समझो पार्टनर सी जो है ये बैंकक्रप्ट हो गया, पार्टनर सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर सी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके भी ज़्यादा रिकवर नहीं हो रहा है, और समझो यहाँ पे पार्टनर ए और पार्टनर बी है, तो उस केस में पार्टनर सी की जो लायबिलिटी होगी वो पार्टनर ए और पार्टनर बी जो है वो जॉइंटली और सेवरली पे करेंगे। आर गेट माय पॉइंट? मतलब सी इफ इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसकी जो लायबिलिटी होगी, बिजनेस की लायबिलिटी, ऑब्वियसली द बिजनेस की जो लायबिलिटी होगी वो पार्टनर ए और पार्टनर बी शेयर करेगा। इसमें पार्टनर ए बी सी में से बी भी सर इंसॉल्वेंट हो गया, सी भी इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस में ये सारी लायबिलिटी पार्टनर ए बेयर करेगा, इसलिए वो जॉइंटली कहा गया है। सर यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। इफ द पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट के हिसाब से, राइट, कंपनीज एक्ट 2030 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कितना होना चाहिए? ओके, तो मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 50, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और सर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो। आप समझो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो? ट्रेडिंग बिजनेस। मतलब अभी व्हाट डू मीन बाय ट्रेडिंग बिजनेस? तो फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, ओके, तो आपको मिनिमम मेंबर, आप मिनिमम पार्टनर रख सकते हो 20। और समझो आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर कितना रख सकते हो बेटा? 10। ओके, इफ ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर्स रहेंगे 20, और आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर रहेंगे 10। और सर मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? मिनिमम पार्टनर हो सकते हैं 2। तो याद कैसे रखना है? सो मिनिमम पार्टनर कितने होंगे बेटा? 2 पार्टनर्स मिनिमम होंगे। और इफ आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर होंगे 20, और समझो आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर होंगे 10, और एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं बेटा? 50, राइट? तो याद रखना है मिनिमम पार्टनर 2, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर इज 20, उसके बाद बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर विल बी 10, और एज पर द कंपनीज एक्ट मैक्सिमम पार्टनर कितने हो जाएंगे बेटा? 50 हो जाएंगे। सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो गाइस? ओके, जाएंगे आगे?
हेलो, ओके। उसके बाद आपको ये दिया जाएगा इफ एग्रीमेंट में, हमारे पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट में समझो पार्टनर्स लोन है, पार्टनर से हमने लोन लिया है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स के पास से लोन लिया है, तो उस पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम आपको कितना अलाउड है, 6% इज द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो। और देर सर ड्राइंग के ऊपर जो होता है, जो ड्राइंग पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो ड्राइंग जो पार्टनर्स विड्रॉ, अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर का इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए निकाला जाता है, तो ड्राइंग के मंथ का इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ के लिए निकाला जाता है। कितने मंथ के लिए निकाला जाएगा बेटा, 6 मंथ के लिए निकाला जाएगा। आर यू विथ मी गाइस, सब लोग मेरे साथ हो, हेलो, ओके। सो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितने मंथ के लिए निकाला जाएगा, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा इफ एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो, ओके। उसके बाद फाइनल अकाउंट जो है वो हम लोग कभी प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इट्स अ बेसिक थिंग, ये पार्टनरशिप के बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसमें आपको क्या देखा, रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा, रजिस्ट्रेशन कैसे है, ऑप्शनल है क्या कंपलसरी है, तो ऑप्शनल है इंडिया में। उसके बाद हमने क्या देखा कि आपको रजिस्टर्ड करना है तो आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आपको कहा जाएगा। फिर हमने देखा कि लायबिलिटी कैसी होती है, लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर हमने पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बारे में देखा, मिनिमम पार्टनर होते हैं 2, और ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर होंगे 20, बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो होंगे 10, और एज पर द कंपनीज एक्ट मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे 50, क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, ये पार्टनरशिप रेट साइलेंट है तो रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, 1:1 आपका पीएसआर रहने वाला है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बिजनेस कैसे होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और जो पार्टनर्स बिजनेस में पर्सन्स होते हैं उसको हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, राइट। ये बेसिक चीज़ें हमने अभी देखा। अभी हम लोग देखते हैं इसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ओके। सर माइनर पार्टनर किसको कहा जाता है, जिसका एज 18 के नीचे है, जिसका एज 18 के नीचे है उस पार्टनर को हम लोग कौन सा पार्टनर कहते हैं बेटा, माइनर पार्टनर कहते हैं। उसके बाद नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, जिसने खुद का नाम दिया है बिजनेस करने के लिए, खुद का नाम दे रहा है, मेरा नाम लेके आप बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस में एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, पर मेरा नाम होने की वजह से आपके बिजनेस का ग्रोथ हो जाएगा, ऐसे आपको लग रहा है, इसलिए मैं पार्टनरशिप में आ रहा हूं, तो उस पार्टनर को हम लोग कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ये कुछ एक्टिवली काम नहीं करता, आप उसके उनके नाम का यूज करते हो। उसके बाद एक्टिव पार्टनर कौन होता है बेटा, हु इज एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, रोज आके बिजनेस चलाता है, बिजनेस करता है, उसको हम लोग कौन सा पार्टनर कहते हैं, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। एंड दूसरा स्लीपिंग पार्टनर होता है, हु इज ए स्लीपिंग पार्टनर, जो सोता है वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं बेटा। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करता है, इसका मेन पर्पज होता है कैपिटल देना, राइट, और कुछ नहीं, ओनली कैपिटल प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग कौन सा पार्टनर कहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। तो मुझे बताओ, एक पार्टनर बोला माइनर पार्टनर, जिसका एज क्या है बेटा, बिलो 18 है, उसको हम लोग माइनर पार्टनर कहते हैं। जिसने खुद का नाम दिया हुआ है, लेंड किया उसका नाम, उसको हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। और जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है उस पार्टनर को क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर जो बिजनेस में ओनली पैसा लगाता है और कुछ नहीं करता, वो ना नाम देता है खुद का, ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कुछ नहीं करता, उस पार्टनर को हम लोग कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इसलिए ऑब्जेक्टिव में बराबर से देखना कि वो क्या लिखा हुआ है उन्होंने, राइट, एक्टिवली पार्टिसिपेट लिखा हुआ है, बिलो एज ऑफ 18 लिखा हुआ है, या लेंडिंग ऑफ ओनली नेम ऐसे लिखा हुआ है, या वो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रॉपर स्टेटमेंट को पढ़ना एंड देन गिव योर जजमेंट, राइट। उसके बाद ना ये भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, व्हाट इज अ फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक छोटा सा डिटेल में जा रहा हूँ। सो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ये आप देखना। व्हाट इज अ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है। सो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जो कैपिटल एज इट इज, जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया हुआ है, वो डायरेक्टली जो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिक्स्ड कैपिटल। सर नहीं समझा, सिंपल सी बात है, ये आप देखो। फॉर एग्जांपल आपका ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख रुपीज, राइट। पार्टनर ए का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीज है, पार्टनर बी का भी कैपिटल कितना बेटा, 2 लाख रुपीज है। ए का कैपिटल 2 लाख रुपीज, बी का कैपिटल 2 लाख रुपीज, राइट। तो समझो करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया। करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हो बेटा, करंट ईयर में प्रॉफिट समझो हमारा 20,000 हो गया, बराबर से अंडरस्टैंड करना, राइट। प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 हुआ। और समझो पार्टनर ए और पार्टनर बी जो है वो इक्वल पार्टनर है, रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रेशियो होगा। मतलब पार्टनर ए को कितना मिलेगा, 10,000, और पार्टनर बी को कितना मिलेगा, 10,000, बिकॉज रेशियो क्या है, 1:1। तो अभी देखो इसका कैपिटल, जैसे आपको पता है नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं जो भी नेट प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते कहाँ पे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यस और नो। और पार्टनर्स कैपिटल में हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, अभी ये प्रॉफिट दे दिया पार्टनर ए को, यहाँ पे प्रॉफिट दिया पार्टनर बी को। जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तो ए का कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बन जाएगा 2,20,000, बी का कैपिटल बन जाएगा 2,20,000। आप देखोगे ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल क्या हो रहा है, डिफरेंस है। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 2,20,000 है। आपका कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ इसलिए कैपिटल बढ़ गया, लॉस हो गया कैपिटल घट जाएगा, प्रॉफिट हो गया कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। अभी देखो कैपिटल में चेंजेस हो रहे हैं ना बेटा, ओपनिंग कैपिटल अलग है, क्लोजिंग कैपिटल अलग है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल अलग अलग है, तो उस कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ते जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल घटते जाएगा, उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मींस अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस इज चेंज, अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस इज चेंज एवरी ईयर वो चेंज होता है, सारे एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते हैं, उस कैपिटल को हम लोग कौन सा कैपिटल कहते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये समझा सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, एवरी ईयर आपका कैपिटल चेंज हो जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग चेंज होगा, बिकॉज जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करते जा रहे हैं, लॉस रहेगा तो लेस करते जा रहे हैं। तो व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, जहां पे जिस कैपिटल में चेंजेस नहीं होते, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होता है, सालों साल कैपिटल सेम होता है, उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल। अरे क्लियर। फिर सर जो भी नेट प्रॉफिट होगा जो भी नेट लॉस होगा वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, तो उस केस में जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड आता है तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल एज इट इज बैलेंस शीट में लिखा रहता है, जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया जाएगा वो हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे, तो जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में करेंगे बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जो भी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, प्रॉफिट देना है, लॉस लेना है उसके पास से, या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी पार्टनर्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग कौन सा अकाउंट में करेंगे बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। इट मींस व्हाट, जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड आता है उस केस में हम लोग को एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स करंट, क्योंकि कैपिटल में हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ये कैपिटल डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ये सेम होता है। समझ में आ रहा है, ओके। द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज रिमेन कांस्टेंट, ये देखना रिमेन कांस्टेंट, आपका कैपिटल है वो कांस्टेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिक्स कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल। ओके, अंडर द फिक्स कैपिटल कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ये एग्जाम में आता है बेटा। ओके, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है उस केस में एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हम लोग, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इज इट क्लियर, जाओ आगे, हेलो यस और नो। ओके, फटाफट से बोलना, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी खत्म हो जाएगा 10 to 20 मिनट्स में, राइट। ओके, सो थोड़े अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, कुछ ऐसे एमसीक्यूज है ना बेटा, जो एमसीक्यूज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ओके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपरेशन करना है, मतलब जो भी हमने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में जो भी हमने पढ़ा ना, ओके, उसके बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट विदड्रॉ बाय पार्टनर, ओके, अमाउंट विदड्रॉ बाय पार्टनर या गुड्स विदड्रॉ बाय पार्टनर, उसको क्या कहते हैं, राइट। इफ एनी अमाउंट विदड्रॉ बाय पार्टनर या एनी गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। एनी गुड्स और एनी कैश विदड्रॉ बाय पार्टनर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉइंग कहते हैं। आर क्लियर। और एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर, एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर इज कॉल्ड एज व्हाट, एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। ओके, समझो ओनर या कोई भी पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी पैसा बिजनेस में डाल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। और जब ओनर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ड्रॉइंग कहेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट, सर ड्यू डेट आने से पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, उसको हम लोग कौन सा एक्सपेंस कहते हैं, प्रीपेड। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैंने क्या बोला था कि समझो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने समझो आपके बिजनेस में 12 मंथ्स के लिए काम किया बेटा, तो सैलरी 12 मंथ के लिए देना चाहिए था, पर आपने सर 15 मंथ की सैलरी पे की, 3 मंथ्स की एडवांस सैलरी पे की, उसने काम भी नहीं किया है, वो एक्सपेंसेस ड्यू भी नहीं हुआ है,
तो भी आपने पेमेंट कर दिया, उस एक्सपेंस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये प्रीपेड है तो आउटस्टैंडिंग भी बोल जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि एक्सपेंसेस इज इंकर्ड, एक्सपेंसेस इज ड्यू बट नॉट पेड। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को क्या कहेंगे, तो आउटस्टैंडिंग को क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस इज ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू हुआ है बट आपने पे नहीं किया, नॉट पेड, नॉट पेड, आपने पे नहीं किया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस इज नॉट ड्यू, एक्सपेंसेस इज नॉट ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुआ है तो भी आपने पेड किया बिफोर ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। दोनों भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, प्रीपेड भी दे दिया, आउटस्टैंडिंग भी दे दिया। उसके बाद सर ये हम लोग को समझ में नहीं आता करंट एसेट क्या होता है और फिक्स एसेट क्या होता है। सर करंट एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसका कन्वर्जन हम लोग कैश में कर सकते हैं, जिसका कन्वर्जन हम लोग इजीली कैश में कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट। देखो कैश इन इटसेल्फ ही करंट एसेट्स है। बैंक, कैश इन बैंक इज अ करंट एसेट, आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद सर आपका बिल रिसीवेबल, आप बिल बैंक में डिस्काउंट करके या बिल का पैसे डिमांड करके उसका कैश में कन्वर्जन हो सकता है। डेटर से कैश का कन्वर्जन आपका हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका जो करंट एसेट्स है, ओके, उस एसेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड एसेट भी उसको कहा जाता है। करंट एसेट को दूसरा नाम क्या बेटा, लिक्विड एसेट, राइट। जिस एसेट का कन्वर्जन इजीली कैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट। तो व्हाट डू मीन बाय द फिक्स एसेट, फिक्स एसेट होता क्या बेटा, ओके, सुनना बराबर से। तो फिक्स एसेट आर दोज एसेट विच आर नॉट कन्वर्टेड टू कैश इज वेरी इजीली। ऐसी एसेट जिसका कन्वर्जन हम लोग कैश में कर नहीं सकते, उस एसेट को हम लोग कौन से एसेट कहते हैं बेटा, फिक्स एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ओके, ये भी एसेट है बेटा। तो इसका कन्वर्जन आप इमीडिएटली कैश में नहीं कर सकते, जब तक आप बिजनेस क्लोज डाउन नहीं करते तब तक इसका इजीली कैश में कन्वर्जन नहीं होगा, ओके। तो उसको हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट। जिसका कैश में कन्वर्जन होता है उसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट या लिक्विड एसेट। नेक्स्ट होता है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अ बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट में जो एसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं उसकी ऑर्डर कैसी होती है, तो आइडियली इसकी ऑर्डर इस तरीके से होती है। पहले हम लोग लिखते हैं फिक्स एसेट लिखते हैं। तो व्हाट इज अ फिक्स एसेट बेटा, तो फिक्स एसेट में यहाँ पे लैंड, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, ओके, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम लोग सेकंड, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है। सेकंड ऑर्डर में हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। सेकंड ऑर्डर में क्या लिखते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड ऑर्डर में क्या लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर में लिखते हैं करंट एसेट्स। तो देखो इस तरीके से लिखा होता है। देखो फिक्स एसेट ये कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एसेट कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, ये थोड़ा कन्वर्ट होने के चांसेस है, ये तो 100% कैश में कन्वर्ट होने वाला है। तो ऑर्डर कैसे होगा बेटा, ऑर्डर इस तरीके से होगा, फिक्स एसेट, करंट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, राइट। लेस लिक्विड, मोस्ट लिक्विड, ये होता है लेस लिक्विड, जिसका कैश में कन्वर्जन इजीली नहीं होगा तो उसको बोलते हैं लेस लिक्विड। लेस लिक्विड मतलब इसका कैश में कन्वर्जन नहीं होगा। करंट एसेट इज अ मोर लिक्विड, जिसका कैश में कन्वर्जन हो सकता है। देखो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी सेलिंग एक्सपेंस है, अभी सब अकाउंटिंग वाले हैं, आपको तो पता है सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें सारे हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस जो होते हैं ना, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इस फैक्ट्री एक्सपेंस को कौन सा एक्सपेंस कहा जाता है, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। क्या बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब क्या, सैलरी है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, लीगल एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल फीस है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, स्टाफ होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसको जो पेमेंट किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा, एडवर्टाइजिंग है, डिलीवरी चार्जेस है, सेल्स प्रमोशन है ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल है, ये सारे हमारे सेलिंग एक्सपेंस है, राइट। तो सेलिंग एक्सपेंस भी कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और तीसरा कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, तीसरा एक्सपेंस का नाम है फाइनेंस एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस बेटा, फाइनेंस। मतलब जब बैंक है तो बैंक से आपने इंटरेस्ट लिया रहेगा,
बैंक से आपने लोन लिया रहेगा तो लोन का आपने इंटरेस्ट पे किया रहेगा, ये सो नो, तो इंटरेस्ट है, बैड डेब्ट्स है, ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, ऑल दिस एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फैक्ट्री एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। और ये फैक्ट्री एक्सपेंस जो होता है, उस फैक्ट्री एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है? द फैक्ट्री एक्सपेंस सो कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सारे कौन से एक्सपेंस है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, याद रखना। उस एक्सपेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। सब लोग मेरे साथ हो? चलो आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, उसके बाद सर ये भी मैंने बताया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जाम में आता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है? सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, है ना। तो ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इस अकाउंट का नाम है बेटा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? नॉमिनल अकाउंट। सो बैलेंस शीट हम लोग को क्या शो करती है बेटा? देखो बैलेंस शीट ये अकाउंट है क्या? तो नहीं, बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। बैलेंस शीट इज अकाउंट? नो। ट्रू और फॉल्स में आता है बेटा। बैलेंस शीट इज अकाउंट? नो। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट, जहां पे क्या दिखाया जाएगा? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाएंगी, उसमें रहेगा एसेट और रहेगा लायबिलिटी। बैलेंस शीट जो होता है वो फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए बनाया जाता है कि? तो नहीं सर। ओके, ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा। तो बैलेंस शीट जो है वो पूरे साल के लिए नहीं बनाया जाता। बैलेंस शीट ये एज ऑन होता है, एक पर्टिकुलर डेट का होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का नहीं होता, पर्टिकुलर डेट का होता है। ये बराबर से संभल के देखना बेटा, पर्टिकुलर डेट मतलब एज ऑन लिखते हैं हम लोग, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस तरीके से। तो बैलेंस शीट ये एज ऑन डेट बनाया जाता है। सो फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड के लिए बनाया जाता है। इट इज नॉट एज ऑन, इज अ फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ओके जाएंगे आगे। चलो उसके बाद सर एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। एक मशीन इंस्टॉल करने के लिए आपने वेजेस पे किया। ओके, जो भी मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो भी खर्चा आएगा, इट इज नॉट यूर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है। मशीनरी रेडी टू यूज होने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, ओके, रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है? एसेट रेडी टू यूज होने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एयर कंडीशनर लाया, एसी लाया, एसी लाने के बाद एसी चालू होने वाला नहीं है, तो एसी को क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते, टेक्नीशियन आएगा। उस टेक्नीशियन को आपने लेबर चार्जेस पे किया ना, तो वो लेबर चार्जेस वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, वो लेबर चार्जेस उस एसी में क्या होगा? ऐड होगा। मतलब 40,000 की समझो आपने एसी खरीदी, 2,000 आपने लेबर चार्जेस पे किया, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसी? द कॉस्ट ऑफ द एसी विल बी 42,000, राइट। वो 2,000 आपको एक्सपेंस काउंट नहीं करना, वो 2,000 को क्या ट्रीट करेंगे? एसेट ट्रीट करेंगे। क्लियर? ओके उसके बाद आरडीडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है बेटा। आरडीडी का मतलब क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। और ये आरडीडी किसके ऊपर क्रिएट किया जाता है? कभी एग्जाम में आता है आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। अरे कैसे बेटा? आरडीडी क्रिएटेड क्रेडिटर्स के ऊपर क्रिएट नहीं करते, आरडीडी क्रिएट किया जाता है डेटर्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? डेटर्स के ऊपर किया जाता है। ओके चलो उसके बाद सर ये तो मैंने बताया, जो एसेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है उस एसेट को हम लोग क्या कहते हैं? जो एसेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है उस एसेट को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट। जो एसेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उस एसेट को क्या कहते हैं बेटा? करंट एसेट कहते हैं। ओके वापस बता रहा हूं, जो एसेट लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे उस एसेट को हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट। जो एसेट शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट। अरे समझा? फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। उसके बाद आपको ये देखना है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन कौन से एसेट के ऊपर चार्ज किया जाएगा? 4 ऑप्शन आएगा बेटा। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ये चार्ज किया जाता है ऑलवेज किसके ऊपर? फिक्स एसेट के ऊपर, बिकॉज फिक्स एसेट इसका वेयर एंड टेयर होता है, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। सो गुडविल क्या है बेटा? तो गुडविल इज ए रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन है वो गुडविल है। और गुडविल ये क्या है? गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट। एग्जाम में बहुत बार आके गया हुआ है। गुडविल कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट से बेटा। ओके जाएंगे आगे। चलो आगे बढ़ेंगे। ये अभी ये मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा और इनकम रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब क्या ना, इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है
उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। सब लोग मेरे साथ हो बेटा? ओके, सो करंट लायबिलिटी का सेम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ओके, बैंक लोन है वो फिक्स्ड लायबिलिटी है, या आपका पार्टनर्स कैपिटल वो फिक्स्ड लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उस लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो करंट लायबिलिटी ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर सर जो 10 साल 5 साल 10 साल के लिए जो लायबिलिटीज होते हैं उसको हम लोग कौन सी लायबिलिटी कहते हैं बेटा? फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर जो है वो क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है क्या फिक्स्ड लायबिलिटी है? क्रेडिटर को जो पैसा देना है, बिल का जो पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देने हैं, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं करंट लायबिलिटी। पर बैंक से आपने कर्जा लिया, बैंक से आपने लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, बैंक से आपने लोन लिया 10 ईयर्स के लिए, उस लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? उस लायबिलिटी को हम लोग फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं, जिसका पीरियड ऑफ ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है 5 to 10 ईयर्स। क्लियर? चलो, उसके बाद एग्जाम में आता है कि जो एक्सपेंस है ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उस एक्सपेंस को क्या कहा जाता है? ट्रेड एक्सपेंस कहा जाता है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आप फ्री सैंपलिंग कर रहे हो, गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसको क्या कहा? उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एडवर्टीजमेंट। आप गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फ्री सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, इज अ पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अरे इनकम कमाने से पहले, इनकम अर्न करने से पहले, आपको मैंने सिखाया रहेगा स्टार्टिंग के लेक्चर, आपने बराबर से अटेंड किए रहेंगे, ओके, तो आपको पता रहेगा कि इनकम इज अर्नड। आपने इनकम अर्न किया, मिला, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने इनकम अर्न ही नहीं किया, आपने इनकम कमाया नहीं, तो भी इनकम आपको एडवांस मिल रहा है। बोलो नेक्स्ट ईयर की फीस मुझे करंट ईयर मिल गई, ओके, नेक्स्ट ईयर की फीस इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, दिस इनकम इज नॉट माई इनकम, ओके, तो दिस इनकम इज नॉट माई इनकम, दिस इनकम इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। उसको क्या कहा जाता है? लायबिलिटी कहा जाता है। अरे गेट इट माय पॉइंट? द इनकम जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है वो करंट ईयर मुझे रिसीव हो रहा है, दिस इनकम इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी, राइट? वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ओके, जो भी कैश गुड्स पार्टनर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर वो ड्राइंग है, वापस रिपीट हो गया। एक्सपेंडिचर फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग परचेस करने के लिए कोई भी खर्चा करो, उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये भी मैंने पढ़ाया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो नॉन रिकरिंग इन द नेचर है, जो एक्सपेंडिचर बार बार इंकर नहीं होगा, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इनडायरेक्टली परचेस ऑफ एसेट। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ओके, ये हमारा एसेट होता है, याद रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है बेटा? एसेट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिकरिंग इन द नेचर, जो एक्सपेंडिचर बार बार इंकर्ड होगा, बार बार रिकरिंग होगा, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। फिर होता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मगर आपने उसका पेमेंट बहुत बड़े पीरियड के लिए किया है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं डेफर रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल सर एडवर्टीजमेंट, क्या बेटा? एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, ये एडवर्टीजमेंट ये रिकरिंग इन द नेचर है, एवरी ईयर करना पड़ेगा, इस साल भी करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं ना, रिकरिंग इन द नेचर है। पर आपने क्या किया? आपने होर्डिंग ले लिया, ओके, और एडवर्टीजमेंट दे दिया 5 साल के लिए, होर्डिंग दिखाने 5 साल के लिए आपने बुक कर दिया, अब ये एडवर्टीजमेंट 5 साल दिखने वाली है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे? डेफर रेवेन्यू, बिकॉज उस एक्सपेंडिचर से उस एडवर्टीजमेंट से आपको 5 साल का रेवेन्यू आपको मिलने वाला है, रेवेन्यू जनरेट करोगे एड दिखा के कस्टमर को, तो ऑब्वियसली उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं? डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, और इतना ही ऑब्जेक्टिव, इसके आगे नहीं है सर, बहुत ही काफ़ी हो गया, पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे तो ये वीडियो बाद में देख लेना वापस से, राइट? तो ये पूरा डिटेल में ही वीडियो है, ओके। उसके बाद सर आपको ये देखना है ना, कभी कभी एग्जाम में ना वो बैलेंस का पूछता है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और इसमें ही बहुत सारे स्टूडेंट ना मिस्टेक करते हैं कि क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस जब ऐसे लिख कर आता है तभी वो लोग, उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो ये क्रेडिट बैलेंस लिखा है, यहाँ पे मैंने डेबिट बैलेंस लिखा है। जब एग्जाम में आएगा कि करंट अकाउंट जो इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्या बेटा? करंट अकाउंट है, उसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अरे करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा? अरे इतना याद रखना, ये भी मैंने जब मैं फेस टू फेस लेक्चर लेता उसमें मैंने बताया था कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो एग्जाम में आ गया
करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा। और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे जाएगा बेटा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। अरे क्लियर, अरे समझ में आ रहा है। करंट अकाउंट का समझो क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे जाएगा बेटा, लायबिलिटी। और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहां पे जाएगा बेटा, एसेट। आर यू विथ मी गाइस? आपको देखना है कि बैलेंस कौन सा, कोई भी आइटम आए बेटा, कोई भी आइटम आए आपको बैलेंस देखना है। ओके, उसके बाद आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि ना एग्जाम में ये भी आता है सर, ये मैंने आई थिंक सो मेरे समरी नोट्स में भी है कि हाँ ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो पॉसिबिलिटी है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट कभी आता है सर, ये तो आपको पता ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है। मैं बोलूँगा डायरेक्ट इनकम ये बहुत कम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो एक्सपेंस इज मोर, इनकम इज लेस, यू विल गेट लॉस, राइट। तो इस लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस लॉस, राइट। और समझो डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है। द डायरेक्ट इनकम इज मोर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दिट इज रिजल्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो अभी ना एग्जाम में सवाल क्या आता है कि डेबिट बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, याद रखना एक्सपेंस और इनकम के बारे में, लॉस और प्रॉफिट के बारे में। ओके, जहां पे लॉस होता है तो लॉस का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब लॉस हो रहा है तो डेबिट करो, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करो। यार ये सुनो, अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डेबिट बैलेंस है बेटा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उस लॉस को हम लोग क्या कहेंगे, उस लॉस को हम लोग कहेंगे ग्रॉस लॉस, बिकॉज ये ट्रेडिंग में है। उसके बाद उन्होंने बोला क्रेडिट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्रेडिट है मतलब ये गेन है, गेन मतलब ये प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। अभी ग्रॉस एंड ग्रॉस ये कहाँ से आया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से आया। इधर भी सिमिलर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये बोले डेबिट तो ये लॉसेस, ये बोल रहा है क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, है ना। तो लॉस रहेगा तो उसको लॉस कहेंगे, एक प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है। और ये ट्रेडिंग पीएनएल में कौन सा प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट, उल्टा बोला मैंने, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट। ओके, बैलेंस समझा, तो ये बैलेंस यहाँ पे याद रखना। मैं वापस एक बार, इधर ही बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए बराबर से देखना। ओके, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ओके ओके, ऐसे आ गया तो एक तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा नॉर्मली करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में ये एमसीक्यू आता है, राइट। सो करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, चाहिए तो लिख के रखना। और समझो करंट अकाउंट कैपिटल में डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। ओके, फिर पूछेंगे बैलेंस के बारे में, इट्स अ बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ये बैलेंस के बारे में बताओ, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। फिर आएगा सर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ विच अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो वो कहते हैं समझो क्रेडिट बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा, प्रॉफिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। एंड डेबिट बैलेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, लॉस। उतना ओनली याद रखना, इफ ये ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है तो ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये पीएनएल में हो रहा है तो उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। समझो ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो उसको कहेंगे ग्रॉस लॉस, और यही लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कह रहे हैं तो उसको कहेंगे नेट लॉस। आर ये क्लियर? देखो एमसीक्यू रट्टा मार के नहीं होता, एमसीक्यू आप याद करोगे नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। इफ़ योर विजन इज 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट, तो आपको एबीडी टेस्ट में भी आउट ऑफ लाना पड़ेगा, और जो भी हमारे 80 मार्क्स का पेपर है उसमें जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है उसमें भी आपको 20 आउट ऑफ 20 लाना पड़ेगा, तो ही जाके 100 का टारगेट हासिल कर सकते हो, राइट। आई नो कि 2-3 एमसीक्यू आने वाला, पर इतनी सारी आप जब मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में आएगा। इट्स अ विजन ऑफ 100 इन अकाउंट्स, राइट। चलो, सो ये इस तरीके से है, तो ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताया। और फिर कभी कभी एग्जाम में आता है कैरेज इनवर्ड, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में आएगा, कैरेज इनवर्ड इज ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रू और फॉल्स। तो कैरेज इनवर्ड इज नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे जाता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है, और कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाता है।
दूसरा ट्रू और फॉल्स रॉयल्टी के ऊपर होता है बेटा। ओनली रॉयल्टी इज गोज टू ट्रेडिंग, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज गोज टू ट्रेडिंग, रॉयल्टी ऑन सेल्स इज गोज टू P&L, राइट। फिर उसके बाद फ्रेट वाला आता है, फ्रेट इनवर्ड आ गया ट्रेडिंग, फ्रेट इनवर्ड आया ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड आया P&L। फ्रेट ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, कैरेज भी क्या बेटा, कभी भी एग्जाम में आता है कैरेज इज विच एक्सपेंसेस, तो कैरेज इज द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है, उसमें आप चाहिए डिटेल में लिख सकते हो, इनवर्ड आउटवर्ड के बारे में भी डिटेल कर सकते हो। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो, पक्का, राइट। तो इस तरीके से मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव रिवीजन यहाँ पे खत्म हो रहा है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सारी डिटेल, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिटेल में शेयर की है। तो आपका जो एबिलिटी टेस्ट है वो भी आपका अच्छा जाना चाहिए, और जो हमारे क्लास की टेस्ट है वो भी आपकी अच्छी जानी चाहिए, और आपके जो मेन एग्जाम है वो भी, जो एग्जाम है वो भी अच्छी जानी चाहिए। ये हमारा विजन है, राइट। सो आपकी अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना, ये हमारा मकसद है, ये हमारा विजन है। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज में। ओके, तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।